जेएनयू में बाफसा ने सबका दिल जीता है। बाफसा का प्रेसिडेंट भले ही चुनाव हार गया हो, लेकिन बाफसा ने जो एस्टैब्लिश किया अपने आप को, जिस तरह से अपने आप को स्थापित किया है, पूरे देश में इसकी चर्चा है, पूरी दुनिया में चर्चा है। और खासकर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काफ़ी तेज़ी से इस बात की चर्चा है कि जेएनयू में बाफसा ने वो कर दिखाया जो अब तक लेफ्ट के खिलाफ, एबीवीपी के खिलाफ लेफ्ट नहीं कर पा रहा था। मेरे साथ भूपाली मगरे हैं जो बाफसा की प्रेसिडेंट हैं, और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी मेहनत करनी पड़ी इनको बाफसा को जेएनयू में इस्टेब्लिश करने के लिए। मैम, आप 2 साल पहले आप लोगों ने बाफसा बनाई और चुनाव लड़ा, और इस बार आपने रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए। तो कैसे ये पूरी तैयारी कैसे की गई? पहले तो मैं बिरसा अम्बेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन के जितने भी फाउंडिंग फादर्स हैं, जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उन सभी को अपना एक रिवोल्यूशनरी ग्रीटिंग जय भीम मूल जोहार करना चाहूँगी। ये जो संगठन है बप्सा, बिरसा अम्बेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन, ये 15 नवंबर 2014 को अम्बेडकराइट स्टूडेंट्स ने जो जेएनयू की है शुरू किया था। और जो एक प्रोसेस है कि यहाँ पे दो डोमिनेंट डिस्कोर्स थे, एक तो राइट विंग का डिस्कोर्स जिसको एबीवीपी रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा जो प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव करके चिल्लाता है वो लेफ़्ट का डिस्कोर्स। तो उस माहौल में जब ऐसे सिचुएशन थी कि ऑप्रेस सेक्शन जो है, दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटी, या जो रिलीजन के नाम पे ऑप्रेस थे या जेंडर के नाम पे ऑप्रेस थे, उनकी जब आवाज़ें यहाँ पे अनदेखी या सुनाई नहीं जा रही थी, उस वक्त इन अम्बेडकराइट स्टूडेंट्स ने बिरसा अम्बेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन की कल्पना की और उसको रियलिटी में भी लाया। आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आपने काम किया, तो पहले साल में जितने भी बहुजन आइकॉन है, अगर हम बप्सा का थोड़ा सा 1 साल पुराना ही इतिहास है तो वो देखने में इतनी मुश्किल नहीं होगी, तो देख सकते हैं कि जितने भी बहुजन आइकॉन है, भले वो पेरियार हो, अयंकाली हो, तो उन सभी को इस कैंपस में कभी भी याद नहीं किया गया था। शायद लोग टर्म पेपर्स में लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत रेफरेंस दे सकते हैं, इवन बाबा साहब को भी ये कैंपस इतना याद नहीं करता था। तो इन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने बप्सा फॉर्म किया, पहले साल में ये सब जो बहुजन आइकॉन है उनका जो जो मेमोरीज़ है, उनके बर्थ एनिवर्सरी हो या उनके डेथ एनिवर्सरी या उनसे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हैं, जो भी डिस्कोर्स, जैसे कि कहीं अगर भगाना में रेप केसेस हुआ था या फिर 2 बच्चों को ज़िंदा जलाया गया था, उसके अलावा दलित बहुजन आदिवासियों के साथ जहाँ जहाँ पे एट्रॉसिटीज़ हुई थी, उन मुद्दों को यहाँ पे उठाया। सिर्फ कैंपस के अंदर ही नहीं, तो कैंपस के बाहर भी पर्टिकुलर जो स्टेट भवन होते हैं, जैसे कि अगर महाराष्ट्र में एट्रॉसिटी हुआ है तो महाराष्ट्र भवन के सामने प्रोटेस्ट का कॉल किया गया था। तो जो जो कैंपस के अंदर के मुद्दे हैं बहुजन तबकों के रिलेटेड, और जो जो कैंपस के बाहर भी है, उन सभी मुद्दों पे बप्सा ने बढ़ चढ़ के ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया बट एक लीडरशिप भी ली, और इसी तरीके से एक तरीके से इस्टेब्लिश कर दिया बप्सा को कैंपस के अंदर भी और बाहर भी। तो जिस तरह से लेफ्ट पहली बार जेएनयू में लेफ्ट के सारे धड़े एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, वो कह रहे थे कि एबीपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम्म। आप लोग कह रहे थे कि नहीं, ये चूंकि बाफसा को हराना है। तो हम्म। क्या लग रहा था कि जो लोग कह रहे थे कि हम जातिवाद की बात नहीं करते हम्म। हैं, वो अब अभी भी लगता है कि वो मतलब दलित लीडरशिप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है? सिर्फ दलित लीडरशिप ही नहीं, बट ये प्रोग्रेसिव तथाकथित जो लेफ्ट है वो दलितों के अलावा इवन आदिवासी, माइनॉरिटी या फिर जेंडर के नेम पे जो माइनॉरिटी है, उन किसी की भी लीडरशिप को एक्सेप्ट करने का मंशा नहीं रखता है। और ये हमने देखा है। ये सिर्फ दलित ही नहीं, कुछ आदिवासी लीडर्स भी कहते हैं कि सिर्फ फूड सोल्जर्स के रूप में या सिर्फ अपने कैडर के रूप में प्रोग्रेसिव सेक्शन उनको अपने साथ रखना चाहता है, लेकिन जब लीडरशिप की डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो तथाकथित प्रोग्रेसिव सेक्शंस, उसके साथ साथ राइट विंग सेक्शंस ने भी दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटी, बहुजन तबकों को हमेशा निग्लेक्ट किया है, रिजेक्ट किया है एवं। और जो एक बात है कि एबीवीपी के अगेंस्ट लेफ़्ट यूनिटी बना था, तो ये पूरी तरीके से मैं खारिज करना चाहूँगी, क्योंकि लास्ट ईयर भी एबीवीपी कंटेस्ट किया था, उसके पहले भी कंटेस्ट किया था, तब लेफ़्ट सेक्शंस को कभी याद नहीं आया कि उनको लेफ़्ट यूनिटी बना के एबीवीपी को बाहर निकालना चाहिए। लेकिन इस साल जो कि बप्सा का एक माहौल बन गया था, और बप्सा के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो, बप्सा का जनरल सेक्रेटरी कैंडिडेट हो, वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट हो, या फिर इवन जो हमारा आरती रानी प्रजापति है जॉइंट सेक्रेटरी, और उसके साथ साथ काउंसिलर्स, उन सब का जो एक लैंग्वेज था, जो एक अपीलिंग लैंग्वेज था, और उसके साथ साथ उनका जो पार्टिसिपेशन है, अगर आप स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स की बात करें, जिसमें पहली बार बप्सा का एक कैंडिडेट सुबोध कुंवर जिसने कंटेस्ट किया है, और आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स एक इलीट
स्कूल माना जाता है जिसमें लेफ़्ट के ज़्यादा प्रभाव है, उसमें भी जो वोट्स सुबोध को मिले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वोट्स है। वहाँ पे आप सोच सकते हो कि जिस तरीके का काम बक्सा ने किया है, तो वो काम से ये बिल्कुल तय हो चुका था कि बक्सा का इस बार पैनल में और इवन काउंसिलर्स में भी सीट्स आने का चांसेस बढ़ चुका था। और इसी को जान के एक स्ट्रेटजी करके लेफ़्ट ने अपने आप को यूनाइट किया बक्सा के खिलाफ, ना कि एबीवीपी के खिलाफ। आप खुद एक महिला हैं और बापसा की प्रेसिडेंट हैं, तो महिलाओं का क्या रिस्पॉन्स रहा? क्योंकि जेएनयू में जो महिलाएं हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो उनका कैसा रिस्पॉन्स रहा, या वहाँ भी कास्ट सिस्टम दिखता है? आ, देखिए, महिलाओं का रिस्पांस तो काफ़ी अच्छा रह चुका है बिरसा अम्बेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन के काम को लेकर। हमारे साथ जुड़े हुए महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा नॉन दलित, नॉन आदिवासी, नॉन ओबीसी महिलाएं भी हैं। और अगर कास्ट सिस्टम की बात करें तो ये हमको मानना पड़ेगा कि ये इंडिया का रियलिटी है। इसको नज़रअंदाज करके ही तथाकथित प्रोग्रेसिव सेक्शन जो है वो आज तक गलती करके आ चुके हैं कि कास्ट के डिस्कोर्स को, एंटी कास्ट डिस्कोर्स को इन्होंने पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया और हमेशा एक क्लास डिस्कोर्स की बात की है। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, बिरसा अम्बेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन, जो एंटी कास्ट मूवमेंट की बात करता है, जो एंटी कास्ट डिस्कोर्स को स्ट्रॉन्ग करने की बात करता है, तो उसमें कास्ट को तो मैं नज़रअंदाज नहीं करूँगी, लेकिन उसके साथ साथ ही मैं एक बात जोड़ना चाहूँगी कि सिर्फ बहुजन सेक्शन से ही नहीं, तो जो नॉन बहुजन लोग भी हैं, जो एक अपकास्ट अपर क्लास लोग भी जो है वो भी बक्सा के साथ जुड़ रहे हैं। और जो डिस्कोर्स बक्सा लाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें ये बात है कि ऑप्रेस सेक्शन जो है उनको यूनाइट होना पड़ेगा, लीडरशिप को हाथ में लेना पड़ेगा, अपना जो डिस्कोर्स है खुद शेप करना पड़ेगा, ना कि किसी और के कंधे पे बंदूक रख के आप अपनी लड़ाई लड़ नहीं सकते हो। आपको खुद अपनी लीडरशिप डेवलप करनी पड़ेगी, आपको खुद अपने डिसीजंस लेने पड़ेंगे। इस डिस्कोर्स को नॉन बहुजन, नॉन दलित, नॉन आदिवासी, नॉन माइनॉरिटी भी समझ रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आगे क्या भविष्य देखते हैं? जब अगला चुनाव आएगा तो बापसा के लिए क्या माहौल बनेगा और क्या स्थिति देख रहे हैं, और पूरे देश में आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे बढ़ाएंगे? पूरे देश में जैसे कि बिरसा अम्बेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन जेएनयू में फॉर्म हुआ है, हम कतई ये नहीं कहते कि हमको हर एक का लाइक बिग ब्रदर का रोल प्ले करना है, लेकिन जो तमाम कैंपसेस है भारत में, उस कैंपसेस में छोटे रूप में या बड़े रूप में जो भी अम्बेडकराइट वॉइसेस है, जो भी अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशंस है, दलित बहुजन ऑर्गेनाइजेशंस है, अगर हम सभी इकट्ठा मिलके एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बनाएं जो अल्टरनेटिव डिस्कोर्स क्रिएट करे, जो बहुजन वॉइस को बुलंद करे, तो हम उसमें बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और आने वाले इलेक्शंस में जिस तरीके का इस साल का जो रिस्पांस है, लास्ट ईयर अगर हम देखें तो हमने 3 कैंडिडेट्स दिए थे प्रेसिडेंट के लिए, चिन्मय महानंद हु गॉट 295 वोट्स, जनरल सेक्रेटरी के लिए हमने हमारे जो साथी है बाल गंगाधर बागी वो थे, उनको 300 प्लस वोट्स थे, और काउंसिलर के लिए विनोद थे एसआईएस थे, उनको भी काफ़ी अच्छे वोट्स मिले थे। और उस वोट्स का और अभी जो वोट मिले हैं उनमें बहुत बड़ा मार्जिन हम दिखाई देता है कि हमारे सभी जो साथी इस बार सेंट्रल पैनल में कंटेस्ट किए हैं वो 600 क्रॉस कर चुके हैं। और राहुल सोनपिंपले के तो वोट्स हम सभी जानते हैं 1545। और उसके अलावा जो स्कूल लेवल पे भी जो काउंसिलर्स लड़े हैं, 8 काउंसिलर्स हमने दिए थे, उनको भी काफ़ी सिग्निफिकेंट वोट्स मिले हैं। तो ये देख के हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में भले लेफ़्ट यूनिटी अब बोलने के लिए बोले कि हम एबीवीपी के खिलाफ है, लेकिन अंदर से तो वो बक्सा के खिलाफ है। भले वो भी मैदान में हो, फिर भी बक्सा आने वाले चुनाव जो 2017-18 का चुनाव होगा उसमें बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करेगा और अपनी सीट्स निकाल ही लेगा। लगातार जब से बीजेपी की केंद्र में सरकार आई है, रोहित वेमुला की खुदकुशी का मामला हो, उसके बाद दलित एट्रोसिटी की खबरें आती है, अब लखनऊ में सेंट्रल बीवी यूनिवर्सिटी में दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है और 7-8 छात्रों को निष्कासित कर दिया गया है। तो इन सब लड़ाई को आगे बप्सा कैसे देखती है और इसको कैसे बप्सा क्या कदम उठाएगी? ये जो चीज़ें हैं कि एससी एसटी स्टूडेंट्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है जाति के बेस पे और उनके वर्नाकुलर बैकग्राउंड होने के कारण या किसी भी अदर आधार से जो डिस्क्रिमिनेशन होता है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी बच्चों के साथ, तो ये बप्सा का स्टैंड है कि जो रोहित एक्ट के बाद छेड़ी गई थी, रोहित वेमुला के इंस्टीट्यूशनल मर्डर के बाद, और जो बीजेपी गवर्नमेंट का एक जो अटैक था स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स पे और स्पेशली स्टूडेंट
स्टूडेंट एक्टिविस्ट जो अम्बेडकराइट एक्टिविस्ट हैं उनके ऊपर। तो इसका अगर हम सोल्यूशन देखते हैं तो हम सोचते हैं कि जो रोहित एक्ट की मांग की थी, जिस रोहित एक्ट के लिए हम सब लोग रास्ते पे उतरे थे, बाद में कहीं ना कहीं जेएनयू पे अटैक होने के बाद वो रोहित एक्ट मामला थोड़ा पीछे रह गया है। उसको हमको बहुत आगे लाना पड़ेगा, रोहित एक्ट को इंश्योर करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटीज़ में जो SC/ST सेल होते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल होते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। रोहित एक्ट को ना सिर्फ इंश्योर करना है बट उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी हमको इंश्योर करना पड़ेगा, और तभी जो जातिगत भेदभाव है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में और उस छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ में भी, वो कहीं ना कहीं कम होने के चांसेस हैं। एक आखिरी सवाल, जेएनयू को बड़ा लिबरल माना जाता है, पूरा देश समझता है कि लिबरल है, आप खुद जेएनयू में हैं, एमफिल में हैं, क्या लगता है कि ज़्यादा पढ़ा लिखा अपर कास्ट ज़्यादा जातिवादी है, तभी तो जेएनयू से भी शोषण की खबरें आ रही है और बापसा इतनी तेज़ी से आगे उभर रहा है जो कास्ट डिस्कोर्स की बात करता है? जेएनयू को काफ़ी वो मराठी में, मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मराठी में एक महान बोले तो फ्रेज़ कि बड़ा घर और पोकल वासा, मतलब जितना बड़ा बात करते हो एक चीज़ के बारे में उतना ही वो हॉलो होता है, उतना ही वो हॉलो मतलब उतना ही वो निष्कासित होता है। तो जेएनयू का भी बात कुछ ऐसा ही है कि जेएनयू प्रोग्रेसिव है, जेएनयू लाल है, जेएनयू ये है, जेएनयू वो है, लेकिन जेएनयू में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जिस पे काम करना ज़रूरी है, और उसमें से एक ही ये जो जातिगत जो डिस्क्रिमिनेशन है। अगर डायरेक्ट पीएचडी की जो लास्ट ईयर हमने डेटा निकाला था, ये वही जेएनयू है जहाँ पे SC/ST स्टूडेंट की संख्या ना के बराबर है डायरेक्ट पीएचडी का जो विंटर सेमेस्टर का एडमिशन होता है। ये वही जेएनयू है जहाँ पे फैकल्टी रिक्रूटमेंट की जब बात आती है तो SC/ST OBC की जो संख्या है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, प्रोफेसर्स में वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे, जैसे कि बहुजन तबकों से आने वाले लोग जितना ज़्यादा पढ़ रहे हैं, जितना ज़्यादा सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ाया जा रहा है उसके साथ साथ जो हमारे बहुजन आइकॉन्स हैं, अम्बेडकर है, फूले है, पेरियार है, अयंकाली है, इनको पढ़ रहे हैं, सावित्रीबाई फूले को पढ़ रहे हैं, तो अपना एक हिस्टोरिकल स्ट्रगल को जानते हैं और उसी दिशा में अपने आप को पाते हैं कि स्ट्रगल करते हैं। वैसे ही जितना अपर क्लास है जो अभी तक अपने आप को डीकास्ट नहीं कर पाया है, जितना ज़्यादा वो पढ़ रहा है उतना ज़्यादा वो अपना राइट विंग का पॉलिटिक्स कितना ज़रूरी है इस्टेब्लिश करना, वो बात उसके दिमाग में भी आ रही है। वो भी समझ रहा है कि मनुवाद और ब्राह्मणवाद को उतना ही स्ट्रांग तरीके से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अगर हमको वो जो माने कि ढोर शूद्र पशु नारी इनको नीचे ही रखना है, तो वो भी अपना डिस्कोर्स स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ ये बहुजन तबका भी अपनी डिस्कोर्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं जेएनयू का एक सेक्शन में सभी अपर क्लास की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ अपर क्लास ऐसे हैं जो पढ़ने लिखने के बावजूद भी एक इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी की जो भाषा है उसको आत्मसात नहीं कर पाए, और वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मणिकल होते जा रहे हैं दिन ब दिन जितना वो पढ़ रहे हैं। तो ये हालत है जेएनयू की। आप सोचिए, जिसको देश का सबसे ज़्यादा लिबरल संस्थान कहा जाता है, जिस संस्थान से राइट विंग को ही प्रॉब्लम है, जहाँ लेफ्ट विंग का कब्जा है, उस संस्थान में आप एक दलित और बापसा जैसे दलित बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे छात्रों की आप बात सुन रहे हैं। मगरे हैं जो खुद बापसा की प्रेसिडेंट हैं, महिला भी हैं, और उनकी बात समझिए और जानने की कोशिश कीजिए कि जब जेएनयू में ये हालत है तो देश के बाकी यूनिवर्सिटी में SC/ST OBC माइनॉरिटी के साथ क्या हालत होती होगी, महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार होता होगा। इसको समझिए और फिर समझिए कि जो लोग कह रहे थे कि जाति खत्म हो रही है, वो कितने बड़े जातिवादी हैं। कैमरामैन रैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जेएनयू, दिल्ली।